स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं और इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उनकी काइनेटिक्स का डिस्कशन किया जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है इनकी। एज यू नो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिनकी, ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर फर्स्ट होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लॉ से और रेट लॉ से अपन निकालते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, दोज रिएक्शंस इन विच द रेट इज डिपेंड्स अपॉन द concentration of reactant with unit power. rate which depends concentration of reactant of unit power, उनको अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस। तो रेट विच डिपेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ यूनिट पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसकी यूनिट पावर पर अगर रेट डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेट है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। जैसे सपोज करो अब हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रेट लॉ हमने लिखा वो लिखा स्मॉल r इक्वल टू के ए की पावर 1। क्लियर है नहीं? तो ये होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जिसमें रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की यूनिट पावर पर डिपेंड कर रहा है, और ये हमने रेट लॉ लिखा है। और रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंटली ये रेट लॉ लिखा जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो रेट विच डिपेंड्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ यूनिट पावर इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस तरह से इसका रेट लॉ अपन लिख सकते हैं। ऑर्डर फर्स्ट होगी, क्लियर है नहीं? रेट कांस्टेंट जो होगा उसकी यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर n की वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स बचेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। चलो अब अपन बात करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जैसे अपन को इस इक्वेशन से पता चल रहा है, देखो अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं जो आपके सामने दिख रही है, इस इक्वेशन की, ठीक है भाई, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर अपन रेट वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना चाहें, देखो लेट्स सी दिस ग्राफ। If we draw a graph between rate of reaction and concentration of reactant, okay, इस तरह से हम बना सकते हैं। यहाँ तो हम लिख दें रेट, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिख दें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है? तो क्या होगा, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट की वैसे वैसे रेट ज़्यादा है। क्लियर है? और स्लोप कौन सा लेंगे हम, ये वाला, और यहाँ पर स्लोप क्या होगा, tan थीटा। स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल है यहाँ पर, के। क्लियर है? इंटरसेप्ट नहीं है बिकॉज जीरो है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन याद करो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, रेट लो होता था k इक्वल टू ए जीरो, यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता था, तो रेट ओनली रेट कांस्टेंट के ही तो इक्वल होता था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। क्लियर है नहीं? तो ऐसे में क्या होता था, अगर हम ग्राफ खींचते थे रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा लेकिन रेट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट आ रहा है ना, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसा आएगा, और जीरो ऑर्डर का ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में खींचे गए ग्राफ। देखो एक चीज़ क्लियर कर लो, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ भी डिक्रीज होगी टाइम के साथ, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ भी डिक्रीज होगी टाइम के साथ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ अगर अपन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे रेट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट आएगा, एक जैसा रेट आएगा। और यहाँ हम बढ़ाते घटाते हैं तो उससे रेट चेंज होगा, बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। क्लियर है नहीं? चलो नोट कर लो डेफिनेशन, और उसके बाद जनरल चीज देखी हमने कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम किस तरह से रेट वर्सेस
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और जीरो ऑर्डर में कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, क्लियर डिफरेंस भी हमें नजर आ रहा है। चलो अब अपन देखते हैं ऐसी इक्वेशन जिससे किसी भी टाइम पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ वी ट्राई टू इवेलुएट इक्वेशन व्हिच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, क्लियर है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर वी कैन से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज लेट से एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की, इस तरह से वो कंडक्ट हो रही है, ए टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनिशियली देखते हैं, इनिशियली टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली टी इक्वल टू जीरो, इसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसे इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, उसको अपन मान लेते हैं ए नॉट, या अपन मान लेते हैं स्मॉल ए। बुक्स में स्मॉल ए मान रखा है लेकिन अपन ए नॉट भी मान सकते हैं, तो दोनों ही तरह से मान के देख लेते। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। बट एट टी टाइम, एट टी टाइम पर क्या होगा भाई, कुछ समय बाद, वो ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ये टाइम वो भी हो सकता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई हो, ध्यान देना, ये वो टाइम भी हो सकता है जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई हो, ठीक है। या ये वो टाइम भी हो सकता है जब रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो, 50% हुई हो। किसी भी टाइम पर हम अगर ए की बची हुई कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो कितनी होगी, ए, ठीक है ना। और इसकी जो बनी हुई कंसंट्रेशन देखेंगे वो कितनी होगी, एच। प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बन गई होगी, एच, क्लियर है नहीं। तो जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, ए नॉट माइनस एच, क्लियर है भाई। स्टार्टिंग में कितनी थी, ए नॉट, अब कितनी बन गई प्रोडक्ट की, एच, तो इसकी कितनी कम हुई, ए नॉट माइनस एच कम होगी ना। तो बची हुई कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स, बची हुई कितनी, इसकी एक्स कम होगी, सॉरी, और इसकी बच कितनी की, ए बच गई, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो जो स्टार्टिंग में ली थी, ए नॉट माइनस जो प्रोडक्ट में बदल गई एच, तो बची हुई कितनी है, ए नॉट माइनस एक्स, क्लियर है नहीं है। या स्मॉल ए हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, हम बची हुई कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं ए माइनस एच, ए माइनस एच, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ए नॉट माइनस एच लिख लो, ए माइनस एच लिख लो, एक ही बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब अगर अपन बात करें, अब अगर अपन यहां पर बात करें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को किस तरह स्टार्ट करना, तो रेट बताओ किस तरह लिखेंगे भाई। अगर अपन देखें रेट इस इक्वेशन का, तो वो हम क्या लिखेंगे, के ए की पावर 1, इस तरह लिखेंगे रेट, क्लियर है नहीं, रेट इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन टी टाइम पर, ये फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। चलो तो रेट इक्वल टू होगा के ए की पावर 1, रेट क्या होगा, के ए की पावर 1, ठीक है। और एक दूसरे तरह से रेट हम और लिख सकते हैं इस इक्वेशन का रेट, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखना सिखाया था मैंने, कैसे लिखेंगे, -1/1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नीचे चला जाएगा, और माइनस रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, और इसको अपन लिख देंगे dA/dt, इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम, देखो हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं के ए इक्वल टू माइनस dA/dt, क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं dA/A इक्वल टू माइनस के डी टी, कंसंट्रेशन वाली टर्म एक तरफ ले ली, dA/A इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे dA/A इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ पर t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू t है, क्लियर है, लोअर लिमिट है t इक्वल टू 0, अपर है t इक्वल टू t। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन कितनी है, देखो a नॉट, a नॉट है, या a माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल a भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बची हुई कंसंट्रेशन कितनी है हमारी a, और a की वैल्यू क्या है, a नॉट माइनस एक्स, क्लियर है नहीं, बोलो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो dA/A, इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस e a,
लॉग बेस ई ए, ध्यान से सुनो, लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए, बेस ई है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ln ए बी होती है, इसको ln ए बी लिखा जाता है। और एक चीज, लॉग बेस ई ए को अगर लॉग बेस 10 में बदलना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। लॉग बेस, अगर लॉग बेस ई को आप 10 में बदलना चाहते हो तो लॉग बेस ई की वैल्यू लॉग बेस 10 ए की वैल्यू से 2.303 टाइम्स ज़्यादा होती है। ये रिलेशन आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं लॉग बेस ई ए, ठीक है ना, डी अपॉन ए का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बचेगा लॉग बेस ई ए, यहाँ इनिशियल और यहाँ फाइनल, लिमिट्स लगा दी, माइनस के टी इनिशियल फाइनल, सॉल्व किया, वैल्यू रखो तो यहाँ आ जाएगा लॉग बेस ए, ठीक है, लॉग बेस ए माइनस लॉग बेस ए नॉट, और बेस लॉग बेस ए चल रहा है, यहाँ पर अपर लिमिट रख दी ए और फिर लोअर लिमिट रख दी, क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के टी, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, माइनस के टी लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ हो जाएगा लॉग बेस ई ए अपॉन ए नॉट, इस तरह लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू माइनस के टी, क्लियर है। इस तरह से अपन इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया, ये क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे भाई, हमने बताया था लॉग बेस ई ए इक्वल टू क्या होता है 2.303 लॉग बेस 10 ए। अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहे तो 2.30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉग बेस ई हटा देते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, देखो हम इस तरह लिख सकते हैं लॉग बेस 10 ए अपॉन ए नॉट, और जो 2.303 है वो नीचे चला जाए, माइनस के टी अपॉन 2.303। चाहे आप यहाँ इंडिविजुअली रख के देख लो, इसकी जगह यहाँ 2.303 आ जाए, यहाँ 2.303 तो कॉमन आ जाएगा, उसको नीचे भेज दिया, तो माइनस के टी अपॉन 2.303, ये इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशन नंबर 2। ये विदाउट 2.303 है और ये विद 2.303, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो। तो इस तरह से हमें ये मिलती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इक्वेशन 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे की बात करते हैं। हमने अभी ये देखा कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस जो होती हैं, एक तो अपन ने लॉग बेस ई के साथ निकाल ली और एक अपन ने लॉग बेस 10 के साथ निकाल ली, ओके। अब अपन इसको आगे किस किस फॉर्म्स में और लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है ये हुआ, ये लॉग बेस ई ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, क्लियर है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारी आई है लॉग बेस 10 ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अब इस इक्वेशन से अपन एक इक्वेशन और बना सकते हैं, लॉग हम इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस 10 तो चल ही रहा है, तो लॉग बेस 10 ए माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्लियर है नहीं है। तो हम इसको फिर ऐसे भी लिख देंगे भाई, हम माइनस लॉग बेस, तो देखो अब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग बेस 10 ए माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। अरे लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो उस तरह खोल के लिख दिया, क्लियर है नहीं है। अब अपन यहाँ से लॉग बेस 10 ए
ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये होगी माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है। देखो इक्वेशन 1 को अपन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, या इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, यहां हमने लिखा हुआ है लॉग बेस ई ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अगर हमें ए अपॉन ए नॉट की वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान रखो लॉग बेस ई को जब अपन इधर भेजेंगे तो ई की पावर माइनस के टी आ जाए। ठीक है ना, तो हम यहां से लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसकी काइनेटिक्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट। और ए क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी क्या है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, क्लियर है। अब अपन कुछ ग्राफ्स बनाने की ट्राई करते हैं। देखो अगर हम एक और इक्वेशन यहां पर ले लेते हैं, देखो यहां हमें लास्ट इक्वेशन ये मिली है, क्लियर है नहीं है। चलो हम इसको ऐसे लिख फ्रॉम थ्री, देखो इक्वेशन नंबर 3 को चेक करो। ठीक है, इससे अपन लिख सकते हैं लॉग ए नॉट इक्वल टू, इसको इधर ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ए नॉट माइनस लॉग बेस 10 ए इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्लियर है नहीं। अब इसको लिख सकते हैं लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए नॉट अपॉन ए, बेस 10 चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा के टी अपॉन 2.303, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। अब मैं जो इक्वेशंस बता रहा हूं इनके ग्राफ्स अभी अपन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए, इक्वेशन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ के लिए। 3 इक्वेशन से याद कर लो, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है नहीं, क्लियर है। चलो अब अगर अपन बात करें रेट इक्वेशन, ठीक है, तो रेट इक्वेशन कौन कौन सी हमारे पास, देखो रेट इक्वल टू के ए की पावर 1, ठीक है, 6 दे देते हैं, इससे भी एक ग्राफ बन जाएगा जो मैंने बनाया था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला ग्राफ। और एक अपन क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ इक्वेशन 4 को देखें, फ्रॉम 4 एंड 6, 4 एंड 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कंबाइंड करके, R इक्वल टू के, जो A है वो क्या है वहां पर, ए नॉट ई की पावर माइनस के। तो इस इक्वेशन से हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा, किसका, रेट वर्सेस टाइम का, ठीक है, और इस इक्वेशन से हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ घटती है, क्लियर है नहीं है, ठीक है, और रेट भी टाइम के साथ घटता है इसमें, तो दोनों का एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलेगा 4th और 5th 7 से। अगर अपन बात करें इक्वेशन नंबर 3 की, इक्वेशन नंबर 5 की, 6 की, तो इनसे हमें लीनियर ग्राफ्स मिलेंगे। कौन से ग्राफ्स मिलेंगे, लीनियर ग्राफ्स मिलेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, इन 5 इक्वेशंस के 5 ग्राफ तो ये हो गए। अब अपन 2 चीजों की डिस्कशन और कर लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम और फुल लाइफ टाइम, ठीक है, ये लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। चलो तो मैं पहले ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो मैंने बनाई हैं उनको मैं लिख देता हूँ, क्लियर है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं लॉग बेस 10 ए इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट, ओके, ठीक है। यहाँ पर लॉग बेस 10 ये क्या है बताओ, ये हमारी है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल
कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर हम रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन और इस टी टाइम को लेके इनके बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एच प्लस सी, इस इक्वेशन से ग्राफ बनेगा। इतना ध्यान रखना है, यानी लीनियर इक्वेशंस आएगी, लीनियर ग्राफ आएगी। क्लियर है? लीनियर ग्राफ देख लेते पहले, ये वाली इक्वेशन देखो, ठीक है, log बेस 10 a नॉट अपॉन a इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। ठीक है, इसमें ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, देखो a नॉट क्या है यहाँ पे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टी टाइम पर कंसंट्रेशन, और a क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये फाइनल कंसंट्रेशन है। तो इनका डिफरेंस क्या है भाई, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये एक्चुअली में क्या है, ये इनका डिफरेंस ही तो है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में से अगर रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन घटा दोगे तो ये पूरा जो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये है और टाइम ये है, तो इसके बीच में भी ग्राफ अपन खींच सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, लॉग फॉर्म में है बट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लॉग फॉर्म में, और ये हमारा क्या है, टाइम। इन दोनों के बीच में भी अपन ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए, ये पूरा टर्म वाई एक्सिस पर चला जाएगा, एम स्लोप होगा, एच टी टाइम हो जाएगा, प्लस इंटरसेप्ट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, तो इंटरसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद हमारे पास ये वाला ग्राफ तुम इस इक्वेशन से जो ग्राफ तुम देख ही चुके, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1, तो वाई इक्वल टू एम एच। ठीक है, उसके बाद ये तो लीनियर ग्राफ, उसके बाद जो दो बच गई इक्वेशन वो है विलहेल्म, वो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, k इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। इससे ग्राफ बनाना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, और एक हमें बनाना है ए नॉट माइनस पावर के टी, इस इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशन से हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाना। क्लियर? ठीक है, चलो तो अब अपन हाफ लाइफ टाइम और देख लें। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो हाफ लाइफ टाइम जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, जीरो ऑर्डर में बताया था मैंने। तो हाफ लाइफ टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, हाफ लाइफ टाइम में जो आपको ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है कि t इक्वल टू क्या होगा, T50। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी A, वो कितनी बचेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ ही तो बचेगी। इनिशियल A नॉट है, उसकी हाफ बचेगी A नॉट बाई 2। तो इन दोनों कंडीशंस को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में लिख दो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमारे पास है उसमें लिख दो। क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आई है, जैसे ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको अपन इस वाली को देखो, इस वाली इक्वेशन से हम लिख सकते हैं t इक्वल टू, टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगी t इक्वल टू 2.303 अपॉन के, यहाँ से देखो t इक्वल टू 2.303 उल्टा चला जाएगा उधर। ठीक है, और ये log बेस 10 a नॉट अपॉन a, इस तरह लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन में ये दोनों कंडीशन रख दो, t इक्वल टू T50। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अपन t 50%, यानी हाफ लाइफ टाइम की बात हो रही है, 2.303 अपॉन के log बेस 10 a नॉट एज इट इज, और a क्या हो जाएगा, a नॉट बाई 2, a नॉट से a नॉट कैंसिल, log 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2.303 अपॉन के, और log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010, मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा हमारे पास 0.693 अपॉन के। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हाफ लाइफ टाइम के लिए।
हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 अपॉन के। और इस इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में कहीं भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आ रहा। मतलब हाफ लाइफ टाइम जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम आपको ध्यान है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम आता था वो आता था A0 अपॉन 2K। मतलब ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता था, कंसंट्रेशन डिपेंड करता था। क्लियर है? चलो ये हो गया हमारा हाफ लाइफ टाइम का इक्वेशन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं फुल लाइफ टाइम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम कितना आता था 2A0 अपॉन 2K, क्या आता था हाफ लाइफ टाइम। और उसका फुल लाइफ टाइम ध्यान है कितना आता था भाई, फुल लाइफ टाइम उसका जस्ट डबल हो जाएगा ना इसका, डबल। तो दोस्तों कैंसिल A0 बाई के आता था, मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती थी इतने टाइम में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है इतने टाइम में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती 100%। वो 99.9% तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 100% कंप्लीट कभी भी नहीं होती। तो उसका जो 100% कंप्लीशन टाइम आएगा वो T इन्फिनिटिव आना चाहिए। मतलब इन्फिनिटिव टाइम तक चलने वाली रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन्फिनिटिव टाइम। क्लियर है नहीं? तो वो भी अपन एक बार देख लेते हैं, फिर फाइनली अपन सारे के सारे ग्राफ एक बार प्लॉट करेंगे। क्लियर है? चलो तो इधर मैं बता देता हूं आपको लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये इनफाइनाइट आएगा। कैसे देखो, मतलब नेवर कंप्लीट। इसका ये मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती। इनको 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये कभी नहीं होंगी, चलती रहेंगी कंटिन्यूअसली। ठीक है ना? इस चीज़ को भी अपन ग्राफ से समझेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो टी इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे भाई। हमारे पास जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसमें अपन किसी भी टाइम पर जो रेट निकालते हैं या कंसंट्रेशन निकालते हैं वो ये है। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। तो जो A0 है हमारा वो तो एज इट इज रहेगा, और A क्या हो जाए, जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगी T इक्वल टू 100% पर क्या आएगी, 100% पर जो फाइनल A कंसंट्रेशन आएगी वो इनिशियल जो कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन जो बचेगी रिएक्टेंट की वो जीरो बचेगी ना भाई। जो फाइनल कंसंट्रेशन बचेगी रिएक्टेंट की वो कितनी बचेगी, जीरो बचेगी, क्योंकि 100% मतलब है ही नहीं। तो अगर यहाँ अपन जीरो लिखेंगे, रिएक्टेंट खत्म हो गया ना, यहाँ जीरो लिखेंगे तो किस जीरो का भाग के किसी नंबर में देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, तो लॉग इनफाइनाइट बचेगा। देखो लॉग इनफाइनाइट, और लॉग इनफाइनाइट जो होता है, ठीक है, वो भी इनफाइनाइट ही होता है। तो यहाँ इनफाइनाइट बच जाएगा, और इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, टी इनफाइनाइट आएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100% होने में टी इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम ले लेंगे ये कंप्लीट होने में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम ले लेंगे कंप्लीट होने में। क्लियर है? चलो तो अब अपन कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला ग्राफ फर्स्ट, अपन बनाएंगे लीनियर ग्राफ्स। कैसे ग्राफ्स बनाएंगे, लीनियर, जो y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद इधर हम बना लेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स, जो y इक्वल टू mx प्लस सी से नहीं निकलते, एक्सपोनेंशियल ही निकलते। देखो दोनों को चेक करो। लीनियर ग्राफ्स में सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस, पहले टाइम रेट लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इक्वेशन है रेट इक्वल टू के ए की पावर 1, ये अपन ने देख लिया, सीधा आएगा सिंपल, यहाँ रेट आ जाएगा वाई एक्सिस पर और यहाँ कंसंट्रेशन आ जाएगी और स्लोप जो होगा वो के इक्वल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बताओ, अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड ग्राफ किस तरह से आएगा, देखो अब ये हमने रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाला है, अब हम निकाल सकते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर, ठीक है, वर्सेस टाइम। तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, टी टाइम पर कितनी होती है बोलो, ए, इसको अपन क्या लिखते हैं, ए माइनस एक्स, ध्यान है ना, ए नॉट माइनस एक्स या ए माइनस एक्स वर्सेस टाइम टी। तो ये ग्राफ निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन है लॉग ए, ठीक है ना, लॉग ए इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303, अभी लिखी थी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस लॉग ए और बेस 10 चल रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जरा कोरिलेट करो, y इक्वल टू एम, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, x एक्सिस पर टाइम प्लस c इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, कुछ तरह से y एक्सिस पर क्या लिखेंगे अपन, log बेस 10a। ठीक है, ये log बेस 10a क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना, log फॉर्म में आ रहा है ग्राफ, और यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम टी। ग्राफ कैसा आएगा, डाउन, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, एंगल ये वाला लेंगे हम, क्लियर है नहीं है, टेन थीटा है, स्लोप माइनस के अपॉन 2.303, टाइम यहाँ पर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट है लॉग ए, लॉग बेस 10, क्लियर है, सॉरी ए नॉट, लॉग बेस 10 ए नॉट। इस तरीके के ग्राफ यहाँ पर हमें मिले। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर ये होगी, ठीक है ना, जैसे जैसे टी इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, तो 0 टाइम पर क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी, कितनी, ए नॉट की इक्वल होगी ना, लॉग ए नॉट, जब टाइम 0 होगा तो ए नॉट इनिशियल के बराबर होगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, क्लियर है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 0 हो जाएगी। इस तरीके के ग्राफ हमें मिले, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम वर्सेस टाइम। अब एक ग्राफ बना सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम भी बना सकते हैं अपन। सी देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, लॉग फॉर्म की बात चल रही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स बाद में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा, मैंने बताया था ना, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये इसका डिफरेंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही इक्वल टू होता है हमारा 2, ये हो जाएगा k अपॉन 2.303 टी, बस स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये y एक्सिस पर ये m और ये टाइम हो गया x प्लस 0, यानी कि इंटरसेप्ट 0 है, यानी इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, c इक्वल टू 0 है, यानी ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियली होगा इस तरह से। यहाँ क्या लेना है, लॉग ए नॉट अपॉन ए लेना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और यहाँ लेना है टाइम। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का, ठीक है, और ये स्लोप क्या होगा हमारा, tan थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, पॉजिटिव में k अपॉन 2.303। यहाँ स्लोप सेम है दोनों में, क्योंकि ऑर्डर तो फर्स्ट ही, तो स्लोप थोड़ी चेंज होगा, बस यहाँ नेगेटिव स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव स्लोप इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो गिरनी है टाइम के साथ, और पॉजिटिव स्लोप में इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी है टाइम के साथ। क्लियर है, ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए हैं आपके, ठीक है ना, 3 मैंने ग्राफ बना दिए, ठीक है ना। इन ग्राफ्स को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ्स, क्लियर। अच्छा, एक अपन देखते हैं एक और ग्राफ, और वो है हमारा, वो ग्राफ हमारा है हाफ लाइफ टाइम वर्सेस रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में।
तो वो ग्राफ भी कांस्टेंट है। देखो डी हाफ लाइफ टाइम की अगर बात करें तो हाफ लाइफ टाइम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T50 इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इसको रट लो। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम लिख देता हूँ T50 इक्वल टू A0 अपॉन 2K। ये था इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, यहाँ नहीं कर रहा। तो यहाँ अगर अपन टी हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। और अगर यहाँ खींचेंगे ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो ध्यान है ना कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इनिशियली, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर उसको अपन बढ़ाएंगे तो T50% भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ चाहे कम करो, 50-50 ऐसा कैसे रहेगा, हाफ लाइफ टाइम चेंज नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। तो इसके लिए आपको एक चीज बता देता हूं मैं, a इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT, इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन है तो इसको अपन दो तरह से लिख सकते हैं। देखो t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू t पर। t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, देखो e की पावर माइनस K0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, e की पावर माइनस 0 तो 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स a इक्वल टू A0 लिख सकते हैं इनिशियली। तो इनिशियली क्या होगा, जो कंसंट्रेशन a है, ठीक है, वो A0 की तो इक्वल है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A0 ही तो होगी, ठीक है। एट टी टाइम कितना, t इक्वल टू 0 पर A0 इक्वल हो जाएगा, और t इक्वल टू किसी t टाइम पर अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, ये एज इट इज रहेगी इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा। लेकिन अगर t इक्वल टू अपन इनफाइनाइट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t इनफाइनाइट हो जाएगा, t इनफाइनाइट हो जाएगा, और e की पावर माइनस ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है नहीं है, ठीक है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट जो होगा, अगर उसकी वैल्यू अपन चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, t इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू A0 होगा, और अगर t इनफाइनाइट लेंगे ना यहाँ पर टाइम, तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं a इक्वल टू A0 e की पावर माइनस k इनफाइनाइट, ठीक है। ये इसको अपन लिख सकते हैं a इक्वल टू A0 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट ही होगा। अब 0 का भाग किसी नंबर में देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन अगर इनफाइनाइट का भाग किसी नंबर में देंगे तो 0 आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली हमारे पास 0। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राफ अपन प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। देखो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम इस तरह से ग्राफ लेंगे। देखो यहाँ पर हम ले लेंगे a, यानी कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो t टाइम पर ये ले लेंगे, और इधर ले लेंगे टाइम। अब बताओ t इक्वल टू जब 0 है, यानी यहाँ की बात चल रही है, तो जो t टाइम पर कंसंट्रेशन है वो A0 के इक्वल है, यानी ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, ये A0 है। इनिशियल कंसंट्रेशन तो बहुत है ना, सबसे ज्यादा होगी इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसके बाद कम होती जाएगी, ठीक है। अब a इक्वल टू 0 पर a इक्वल टू मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब यहाँ टी 100% तो कंप्लीट होगी नहीं रिएक्शन, क्लियर है। तो ग्राफ कभी भी इस वाली लाइन को टच नहीं करेगा। इस वाली लाइन को टच करने का मतलब क्या हो गया कि t की जो a है वो 0 रह गया, क्लियर है नहीं। तो कैसे चलेगा हमारे पास ग्राफ, इस तरीके का चले, एक्सपोनेंशियली कम होगी, क्लियर है नहीं। और कहीं पर भी इस वाली लाइन को आपको टच नहीं करना। ये टाइम 100% है जब ये एग्जैक्ट a की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट t इक्वल टू 100 पर t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम जो होगा ना, वो हमें भी नहीं पता कहाँ है, उस इनफाइनाइट टाइम पर ही तो a की वैल्यू 0 आएगी। तो हमें इनफाइनाइट टाइम में मिला ही नहीं है, तो हम इस लाइन को कैसे यहाँ टच करवा दें। अगर हम x एक्सिस पर इस लाइन को टच करवा देंगे तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 हो गई ना, नीचे a की वैल्यू 0 के करीब तो है, करीब से मतलब समझिए रिएक्शन 99.9% हो गई है, लेकिन 100% नहीं हुई है। 100% होती t इनफाइनाइट मिल जाएगा और वहाँ a की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो कभी मिलना नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट के मतलब जो कभी ना मिल सके, ठीक है, अनंत जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर हमें मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। तो पहला एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो गया हमारा इस तरीके का, ठीक है। अगर हम ये तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में एक्सपोनेंशियल ग्राफ है,
रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इन्हें हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल। और लीनियर ग्राफ भी हमने देखा था, वो कैसा आता था, स्ट्रेट आता था लॉग फॉर्म में। दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। एक हमारे पास प्रोडक्ट के लिए भी हम खींच सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ बना सकते हैं, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम भी बना सकते हैं। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, ये अपन देख चुके हैं पहले, ठीक है। अरे स्मॉल ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ए माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको अपन ए बोल रहे हैं नॉट, इसको अपन ए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्स क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ही तो है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो देखो इसी इक्वेशन से बनाएंगे, इसको और इसको, देखो ये, और एक इक्वेशन और होती है हमारे पास, रेट इक्वल टू क्या होता है, देखो हम यहाँ पर एक ए जो है, ए फाइनल कंसंट्रेशन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है। अब हम क्या करें, ए नॉट को इधर ले जाएं, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको ए नॉट, तो ठीक है। इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने अलग अलग इक्वेशंस देखी, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ या रेट इक्वेशन हमने निकाली, उसमें हमने इनिशियल जो हम लीनियर ग्राफ बना सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टी टाइम पर और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा, स्लोप नेगेटिव आया। उसके बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ खींचा, स्लोप पॉजिटिव आया, क्लियर है नहीं। उसके बाद हम रेट वर्सेस टाइम भी ग्राफ खींच सकते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम भी ग्राफ खींच सकते हैं, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में खींचेंगे, कांस्टेंट आएगा, जीरो ऑर्डर के लिए वेरिएबल आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिर्फ ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ए यानी रिएक्टेंट की टी टाइम पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में खींचेंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा, क्लियर है नहीं। तो इस तरह से हमने ये 4 से 5 टाइप के जो ग्राफ देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, क्लियर है नहीं। हाफ लाइफ टाइम और फुल लाइफ टाइम देखा, कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है। उसको 100% कंप्लीट होने में ए नॉट अपॉन के टाइम लगता है, जबकि इसको कंप्लीट होने में टी इनफाइनाइट टाइम लगता है, ये भी अपन ने चेक कर लिया, क्लियर है नहीं। ओके, अब यहाँ पर अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को करेंगे फिनिश, ठीक है। किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में, कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो फॉर्मूले, एक तो टी हाफ लाइफ वाला, टी 50% इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होगा आपका, ठीक है। और सेकंड हमारा होगा टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन ए, या तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको स्मॉल ए मान लो, और बची हुई कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, इनिशियल माइनस प्रोडक्ट की। कई बार क्या करेगा, बची हुई डायरेक्ट दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार प्रोडक्ट की दे देगा, तो आपको क्या करना है, इनिशियल में से घटा लो या तो अलग से, या फिर यहाँ इनिशियल लिख दो, प्रोडक्ट के लिख दो, अंतर कर लो। तो इस तरह से ये इक्वेशंस आपको यूज लेनी है, ठीक है। अब एक जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक रिलेशनशिप जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हमें टी 50% दिया हुआ 10 मिनट, कितना दिया हुआ 10 मिनट, ठीक है। देन हमें निकालना है उसका टी 75%, मतलब रिएक्शन को 50% होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो 75% होने में कितना टाइम लगेगा, क्लियर है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, टी 50% की इक्वेशन तुम्हें पता ही है 0.693 अपॉन के, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और टी 75% पर हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, या स्मॉल ए की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 100, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या रह जाएगी, देखो 75% खत्म हो गया तो 75 बन गया ना, 100 में से 75 मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट के बन गए, तो अब इसके कितने बचे, ये बचे इसके 25, 100 में से 75 घटा देंगे, तो ए की जगह 100 और ए माइनस एक्स की 25 लिखना है, ठीक है। तो t इक्वल टू आ जाएगा 2.303 अपॉन के
log बेस 10 इससे, तो a 100 हो जाएगा और ये 25 रह जाएगा। तो इस पर अपन लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log बेस 10 और ये रह जाएगा 4। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी 2 log 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू 2 log बेस 10 2 अपॉन के, ऐसे लिख सकते हैं। log 2 क्या होता है 0.30 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही तो आएगा 0.693, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.693 इंटू 2 अपॉन के, ये लिख सकते हैं। ये हो गया T75 चल रहा है, T75। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दो। अब क्या करना है आपको, 2 डिवाइडेड बाई 1 करो, तो ये हो जाएगा T75 अपॉन T 50% इक्वल टू, ये सारा का सारा स्टेप तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा ना, तो 75% होने में जो टाइम लगेगा वो डबल लगेगा 10 T50 का, यानी 10 मिनट का। तो इसका आंसर क्या आएगा T75, 75% पूरा होने में 20 मिनट लगेंगे। अगर 50% पूरा होने में 10 मिनट लग रहे हैं तो 75% पूरा होने में कितने लगेंगे 20 मिनट लगेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।